भैरवा से, है ना। तो इसलिए जब आप भैरवा आप पहुंचेंगे, फिर व्हेन यू हैव टू क्रॉस ओवर, तो वहाँ पर बॉर्डर चेक पोस्ट होती है, पुलिस आपको चेकिंग करती है। लेकिन न्यूयॉर्क और क्वेबेक के बॉर्डर पर दो देयर वाज अ चेक पोस्ट, बट एज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कर्टेसी, एज अ मैटर ऑफ गुड फेथ, देयर वाज नो चेकिंग एट ऑल। किसी प्रकार का कोई चेकिंग नहीं थी, बस एक छोटा सा एक बैरियर था, आपको उसके थ्रू होके जाना होता था, बस वो एक प्रकार का मेटल डिटेक्टर था, अदरवाइज देयर वाज नथिंग। ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन द होल बस इज अलाउड टू पास थ्रू द बॉर्डर without passengers being asked to alight from the bus to come out of the bus. And I was really astonished to see this kind of thing. बस से उतरने की भी आवश्यकता नहीं हुई और वहाँ से the whole bus was allowed to pass into the Canadian territory. Though there was a legal requirement that there would be some kind of checking of the passengers as well as of the vehicle by the border checkpost personnel, but nothing of that sort was done. तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल कर्टेसी है जो उसको निभाई जाती है, और ये इसलिए ये इंटरनेशनल कर्टेसी बिकॉज देयर इज एन इंटेंस फेथ बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर इज एन इंटेंस कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। हालांकि जब कभी ऐसा संदिग्ध कोई मामला आता है, डेफिनेटली देयर इज checking is also conducted, some kind of search and seizure is also conducted, and at times person concerned may be also arrested, है ना। लेकिन by and large this is not the real practice. By and large, if there is no such adverse report of the passenger who is about to cross the borders, he will be allowed to pass into the other territory. तो इसीलिए हम कहा ये इंटरनेशनल कर्टेसी है। इंटरनेशनल कर्टेसी एक और भी है, ये प्रोटोकॉल है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जाम्पल, when the Prime Minister of Britain is coming to India, or when the Prime Minister of India is going to Britain, then the parallel authorities of both the countries will be there to receive. यानी भारत का प्रधानमंत्री when is going to England, then it is a protocol that the British Prime Minister will come to receive the Indian Prime Minister at the airport, and the vice versa. लेकिन ये तो एक इंटरनेशनल एक प्रोटोकॉल है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, बट दिस डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल इज नॉट ऑब्जर्व्ड, रादर वन स्टेप अहेड a dignitary goes when, for example, when Donald Trump came to India in January this year. So Trump was greeted at the airport by the Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो मोदी साहब खुद ही ट्रंप को ग्रीट करने के लिए, लेने के लिए गए एयरपोर्ट पर। रामनाथ कोविंद साहब भी गए, आई एम नॉट श्योर वेदर ही हैड गॉन देयर और नॉट, बट प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली ही वेंट देयर टू रिसीव। यानी इसको कहते हैं प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पर वो रिसीव करने गए, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कर्टेसी। सो देयरफॉर दिस आल्सो बिकम्स a source of the international law, and this is not only an isolated example, rather it happens quite often, very often. This kind of things we keep hearing कि उनकी अगवानी करने ये गए, प्रधानमंत्री गए या राष्ट्रपति गए, है ना, जबकि the same could have been done by some other person. तो इसलिए these are some very important example. इसीलिए कहते हैं international law is basically a law of ethics, a law of morality, a law of courtesy. अंतर्राष्ट्रीय विधि एक प्रकार से एक नैतिकता का नियम है, एक नैतिक विधि है, एक आदर्श विधि है, एक सौहार्दपूर्ण या एक सौहार्द आपके लिए एक सौहार्दपूर्ण एक विधि से संबंध है, इसका सौहार्दपूर्ण व्यवहार से संबंधित ये विधि है, कर्टेसी से संबंधित है। सो देयरफॉर दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अभी एक चीज और भी देखा गया है, देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स या न्यायाधिकरण। अभी तो आजकल बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं एट द इंटरनेशनल लेवल, and tribunals are, you can say, hybrid courts
न्यायाधिकरण, हमारे इंडिया में भी तो कैट है, फॉर एग्जांपल CAT, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण। अब देखिए कोर्ट्स यानी अदालतों की स्थापना हर बार इतने आसानी से नहीं हो सकती है। कोर्ट्स आर देयर, फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर आर सेवरल कोर्ट्स, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, देयर आर सेवरल हाई कोर्ट्स एंड देन देयर आर सेवरल लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना। बट अगेन द वर्कलोड इज सो इंटेंस दैट other judicial bodies are also set up to dispense with the cases। बहुत अन्य प्रकार के अदालतों का भी गठन किया जाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है और अवर न्यायालय भी हैं, यानी लोअर कोर्ट्स भी हैं। लेकिन उसके बाद भी कार्यभार इतना अधिक है कि उस कार्यभार या उन विवादों के निस्तारण के लिए एडिशनल कोर्ट्स आर क्रिएटेड, अतिरिक्त न्यायालयों का गठन किया जाता है और वो अतिरिक्त न्यायालय कहलाते हैं न्यायाधिकरण। दोस एडिशनल कोर्ट्स आर टर्म्ड एज बेसिकली ट्रिब्यूनल्स। अब ट्रिब्यूनल्स हमने कहा ये एक हाइब्रिड बॉडीज होती हैं, एक मिली जुली संस्थाएं होती हैं, अर्थात उसमें कुछ मेंबर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऑफ इंडिया। अब देखिए जो CAT जो है ये क्या करता है, ये सर्विस मैटर्स को डील करता है, इट डील्स विद द सर्विस मैटर्स। अर्थात जो लोग नौकरी में हैं, फॉर एग्जांपल जो बैंक में होंगे, बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होते हैं, रेलवे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, और इन सब के ऊपर एक बड़ा ट्रिब्यूनल क्या होता है जिसे हम कहते हैं कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी न्यायाधिकरणों के ऊपर एक व्यापक, एक महान न्यायाधिकरण। हर एक सरकारी विभाग से संबंधित कोई ना कोई न्यायाधिकरण होता है, जुडिशियल बॉडी होती है। ट्रिब्यूनल इज नथिंग बट ए जुडिशियल बॉडी, एक ऐसी जुडिशियल बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं इट इज़ अ मिक्स्ड जुडिशियल बॉडी। जैसे हमने कहा बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, बैंकों के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, रेलवे के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रिब्यूनल। अब रेलवे विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे कार्मिक हो, स्टाफ हो, जनरल स्टाफ हो, अगर उनके सर्विस मैटर से कोई संबंधित मामला आता है, कोई सस्पेंड हो गया, किसी की सैलरी रोक दी गई, किसी का प्रमोशन रोक दिया गया, कुछ भी होगा, तब ऐसे में वो व्यक्ति अपना डिस्प्यूट, अपना विवाद रेलवे ट्रिब्यूनल में ले जाएगा। और ये ट्रिब्यूनल ऐसा होता है, जुडिशियल बॉडी ऐसी होती है जिसमें कुछ सदस्य रेलवे मंत्रालय के होते हैं और कुछ उस सदस्य जो होते हैं वो अदालत के होते हैं, दैट इज जुडिशियल बॉडी के होते हैं, है। इसीलिए कहता है हाइब्रिड कोर्ट्स, कहता है हाइब्रिड कोर्ट। हाइब्रिड कोर्ट का मतलब है मिली जुली न्यायिक संस्था, मिश्रित न्यायिक संस्था। और मिश्रित इसीलिए कि कुछ प्रशासकीय होते हैं और कुछ न्यायिक होते हैं। प्रशासकीय का तात्पर्य है रेलवे प्रशासन के कुछ होते हैं और कुछ न्यायपालिका के होते हैं, और दोनों मिलकर वो उस विवाद को सुनते हैं, अपना फैसला देते हैं। कोई उसमें एक लीगल एंगल क्या इन्वॉल्व है और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल क्या इन्वॉल्व है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आजकल बहुत सारे न्यायाधिकरणों का गठन की प्रचलन चल गया है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया, है ना, अर्थात फॉर्मर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया, अर्थात जो पहले का यूगोस्लाविया था वो जब टूट गया उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो इसलिए इस प्रकार का यूगोस्लाविया से संबंधित एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में। इसी तरह था इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रुवांडा, है ना। एक तो जैसे हमने बताया ICTY था ये यूगोस्लाविया का, और दूसरा है ICTR, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रुवांडा। रुवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर 1992 में बहुत बड़ा व्यापक नरसंहार हुआ था। 3 महीने में कम से कम 8 लाख तुत्सी आदिवासियों का वध या नरसंहार कर दिया गया था। 8 लाख तुत्सी और हुतू ये 2 वहाँ आदिवासी समूह थे, जिसमें तुत्सी आदिवासी समूह का बहुत बड़े स्तर पर उनका नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार का आपके लिए जांच करने के लिए रुवांडा ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई थी। तो अर्थात जब कोई सामान्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये सारी चीज़ों का
का विवाद नहीं सुलझाया जा सकता था, इसलिए ऐसे में न्यायाधिकरणों का गठन किया गया। तो अब न्यायाधिकरण जो हो गए, जो ट्रिब्यूनल्स हो गए हैं, बन गए हैं, दे आर ऑल्सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर डिलीवरिंग जस्टिस according to the norms or the principles or the rules of the international law. So whatever judgments they are delivering today or yesterday what they have delivered, now that has become a part and parcel of the international law. Therefore international criminal tribunals, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आज अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, एंड दे आर अगेन नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो कुल मिलाकर दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कहेंगे इन आधारों पर यह बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र जो आप जानते हैं, नाउ द लॉज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और द ट्रीटीज दैट आर इनेक्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस, अगेन दे आर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो इसीलिए हमने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की जो उत्पत्ति हुई है, स्थापना हुई है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से हुई है। जो सेकंड सोर्स हमने बताया था इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसमें कहा था कि लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, है ना, लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ अर्थात वो संधियाँ जिनसे कोई वैश्विक कानून की स्थापना होती है। वैश्विक कानून अंतर्राष्ट्रीय वो ये संयुक्त राष्ट्रीय है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। एक जल्दी से और थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या क्या हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है। Now today international law has become a very important discipline of, you can say a discipline of international body of law और international system of knowledge। आज अंतर्राष्ट्रीय जो विधि, जो जूरिस्प्रूडेंस है, आज विधि शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है अंतर्राष्ट्रीय विधि। टुडे इंटरनेशनल लॉ इज डिलीवरिंग, इट इज स्टडिंग सो मेनी इश्यूज। बहुत सारे विषयों का अध्ययन आज अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किया जा रहा है। जैसे कौन कौन से किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ में वी स्टडी अबाउट द स्टेट, राज्यों के बारे में। यहाँ पर अच्छा, इससे पहले हम बात करें स्कोप के बारे में, एक बात हमें जान लेना चाहिए। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय क्या हैं। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय क्या हैं। विषय का मतलब है कि कौन कौन से मुख्य बातें इसमें आएंगी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि का सरोकार, इसका संबंध किन किन चीज़ों से होता है। देखिए, ऐसे तो ट्रेडिशनली कहा गया है दैट इंटरनेशनल लॉ इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द स्टेट्स, दैट इज द ओनली एंड ओनली कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल लॉ आर द स्टेट्स। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि का मूल जो संबंध है, मूल सरोकार है, वो राज्यों से है। जो परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो राज्यों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। एंड देयरफॉर चाहे ओपेनहाइम हो, चाहे ब्राडले हो, चाहे केल्सन हो, चाहे पिट कॉबर्ट है, एवरी वन ऑफ देम हैज एक्सेप्टेड दैट द स्टेट्स आर द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून डायरेक्टली जनता से नहीं डील करता है। जनता से जो संबंध रखता है वो है राज्य, दैट इज पीपल, you can say, that is the states are concerned mainly with the people, and the voice of the people that is sought to be communicated to the international law through the agency of the states। राष्ट्रों की जो जनता है उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि राज्यों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून तक पहुंचती है। Therefore international law is basically addressing the state। तो पहला जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय कानून का या परंपरागत रूप से जो संबंध है वो है राज्यों से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसलिए कहा जाता था कि राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी अन्य चीज़ में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और जब से 1900, आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना व्यापक जो नरसंहार हुआ था, जब हिटलर ने कम से कम 15 लाख यहूदियों का वध करा दिया था, नरसंहार करा दिया था, तब तो उसके बाद से जब ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब उसमें ये बात सिद्ध हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी दैट इंटरनेशनल लॉ वुड बी कंसर्न
with the people with the international organizations as also। अर्थात राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का वास्ता होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थात बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या क्षेत्रीय संगठन है। फॉर एग्जाम्पल सार्क, आप जानते हैं सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देयर इज आसियान, देयर इज नेटो, देयर वॉज वॉर्सो ऑल्सो इनिशियली। ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये क्षेत्रीय संगठन है, इसका कहीं ना कहीं सरोकार है, संबंध है अंतर्राष्ट्रीय विधि से। अगर इन संगठनों के द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जाएगा, देन डेफिनेटली दे विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तब इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करी जा सकती है संयुक्त राष्ट्र में। इसलिए जो पहले कभी कहा जाता था कि वह राज्य ही है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय, आज इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता है। राज्यों के अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रखा गया है। सो टुडे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर आल्सो अनदर सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और तीसरा जो सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उसे हम कहते हैं पीपल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक अन्य विषय है, वो है जनता या पीपल, जनता या पीपल। तो अर्थात अब राज्य ये नहीं कह सकते हैं कि दैट इंटरनेशनल लॉ और द यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट इंटरफियर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। नाउ स्टेट्स वुड बी टेकन टू टास्क इफ दे ट्रीट देयर पीपल बैडली। अब राज्यों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी यदि वो अपनी जनता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। इफ दे इंडल्ज इन किलिंग देयर ओन पीपल, अगर वो ऐसा काम करते हैं कि अपनी जनता को सताते हैं, पीड़ित करते हैं या उनका वध करते हैं, देन द स्टेट्स विल बी पनिश्ड बाय अंडर द एजीस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे पनिश करेगा, वो संयुक्त राष्ट्र में उसकी प्रक्रिया उठाई जाएगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। आपने देखा होगा कि इराक में क्या हुआ था। इराक में सद्दाम हुसैन ने जो अपनी जनता के साथ बाद में दुर्व्यवहार करना शुरू किया, केमिकल वेपन्स को, बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया उसने। इसी तरह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी जो लीबिया का था, उसने भी अपनी जनता के साथ दुर्व्यवहार किया। और भी बहुत सारे ऐसे तानाशाह रहे हैं। ईदी अमीन का नाम आप जानते हैं, युगांडा का जो तानाशाह था। दे ऑल इल ट्रीटेड द पीपल एंड देयरफॉर देयर वाज इंटरनेशनल एक्शन पर्टिकुलरली अगेंस्ट इराक, अगेंस्ट लीबिया। The same action was initiated against Syria as well, but unfortunately, the issue of human rights was relegated to the back seat और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। सीरिया अभी भी वहाँ पर हालत जो है बहुत संवेदनशील बनी हुई है। इसलिए टुडे इंडिविजुअल्स और द पीपल दे आर ऑल्सो द part and parcel of the international law and they are also the subjects of the international law। तो इसीलिए आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी स्थापना करी गई थी इन द ईयर 1998। 1998 में जो रोम स्टैट्यूट एक आप जानते हैं रोम संविदा का आपके लिए हस्ताक्षर किए थे, रोम संविदा बनाया गया था। अर्थात रोम में एक कानून का निर्माण किया गया था जिसमें बहुत सारे उस समय के देशों ने हिस्सा लिया था और एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नाम की एक संस्था बनाया गया था। और इस संस्था में इस बात का ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि इसका दायित्व ही है कि जो विभिन्न तानाशाह हैं दुनिया भर के उनको दंडित किया जाए। दे शुड बी ब्रॉट टू द लॉ, दे शुड बी ब्रॉट बिफोर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दे शुड बी ट्राइड एंड दे शुड बी पनिश्ड इफ फाउंड गिल्टी। उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और यदि उनका दोष सिद्ध हो जाता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि आज व्यक्तियों को भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली दे have been brought under the ambit of the international law. Now no state can say that the individuals or the citizens of their country cannot become a subject of international law. This is no more a valid argument on the part of the municipal states or on the part of the individual states. तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो विषय हैं दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसके 3 विषय हैं
और 3 विषय अर्थात 3 चीज़ों से सरोकार होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि का। पहला तो स्टेट है जो सबसे पुराना ये सरोकार है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जितने भी आजकल आप जानते हैं बहुत सारे संगठन बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनको भी इसी दायरे में रखा गया है। और तीसरा जो है वो है जो आम जनता है, यानी द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। नाउ दे आर ऑल्सो अंडर द परव्यू और अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो परीक्षा में कभी जैसे प्रश्न आता है हु आर द डिस्कस द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये 3 है ना, राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और नागरिक हैं। लेकिन एक दूसरा जो विषय है डिस्कस द व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु यानी विषय कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, ये दूसरी बात हो गई है ना। विषय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून किससे सरोकार रखता है, अर्थात विषय क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय वस्तु क्या है, यानी उसका वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या क्या आप पढ़ेंगे, ये दूसरा विषय है। सो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ यू आर आस्क्ड डिस्कस द सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। अक्सर हमने ये देखा है कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा कुछ गया है उत्तर कुछ दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड डिस्कस द सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय की विवेचना कीजिए, तो विषय की विवेचना में वो सब ले आते हैं, इसमें ये पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है, वो सारे चीज़ें 8-10 उसमें चीज़ें डाल देते हैं, ये उसकी विषय वस्तु। बट दिस इज़ रॉन्ग। विषय तो केवल 3 ही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुल 3 विषय हैं, जो राज्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और नागरिक हैं। विषय वस्तु अर्थात वो बिल्कुल दूसरा है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है वो अब हम आपको अगले अपने वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस है इसको ध्यान रखिएगा, प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द 2 कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं काफ़ी सिमिलर साउंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको लेकर आप लोग भ्रमित ना होइएगा, है ना। तो ये आज की ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने अभी तक मैंने जितने वीडियो लेक्चर दिए हैं आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे और उसको बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। वॉट एवर बुक यू हैव विद यू प्लीज़ फॉलो दैट बुक एज वेल, है ना, क्योंकि किताब में वीडियो लेक्चर में जैसे हमने बताया सब कुछ बहुत तेज़ी से नहीं हम चला सकते हैं, बहुत तेज़ पढ़ाएंगे तो आधी चीज़ छूट जाएगी। इसलिए आप लोग अपने आप से अवश्य पढ़ते रहिए, अपना ज्ञानवर्धन करते अवश्य रहिए। और जो हमने पिछले अपने लेक्चर्स में पढ़ाया था जो ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसको भी आप रिवाइज आप अवश्य कर लीजिएगा। ये आज की बात यहाँ तक हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी हम आपको बात बता दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर। अब देखिए जैसे हमने ये वीडियो लेक्चर बनाया, ये लगभग 1 घंटे का लेक्चर ये हुआ है ना। हम आपको अगर क्लास में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 1 घंटे का या 50 मिनट का हम लेक्चर देंगे। द सेम गोज़ हियर एज वेल। यहाँ पर भी हमने 1 घंटे का लेक्चर ये अपलोड ये हमने रिकॉर्ड किया है और हम चाहते हैं कि एक बारी में 1 घंटे का लेक्चर आपको हम अपलोड कर दें। लेकिन ये जो अपलोड करने वाला काम है दैट इज़ वेरी टीडियस, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अपलोड करने में अगर 1 घंटे का लेक्चर अपलोड करेंगे इट विल टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स। कैन यू इमेजिन, 5 से 6 घंटे लग जाएगा 1 घंटा ये पूरा लेक्चर अपलोड करने में। अभी जब भी मान लीजिएगा हम सवेरे 11 बजे अगर हम 10 बजे लेक्चर हम अपना अपलोड कर रहे हैं तो ये 10 बजे हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 घंटा हमने लेक्चर ये हमने रिकॉर्ड किया, 11 बजे से फिर अगर हम अपलोड करना शुरू करेंगे तो ये कम से कम शाम के 4 या 5 बज जाएगा। इसीलिए व्हाट आई हैव डन इज़ दैट आई ब्रेक माई लेक्चर्स इनटू 2 पार्ट। 1 घंटे का हमने लेक्चर अभी रिकॉर्ड किया है, सो आई विल ब्रेक माई लेक्चर इनटू 2 पार्ट्स रफली ऑफ 30 मिनट्स ईच। तो अब जो हमने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, पहले हम अब इसका 30 मिनट का ही लेक्चर अपलोड करेंगे यूट्यूब पर अपने, है ना। तो इसीलिए आप हर बारी आप मेरा 30-30 मिनट का ही लेक्चर आप सुनेंगे, चाहे इंटरनेशनल लॉ हो चाहे CPT के लेक्चर्स हों। नहीं तो अगर हम पूरा 1 घंटा करेंगे इट विल टेक लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, है ना, फॉर आवर्स टुगेदर, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा,
है ना। तो इसलिए डाउनलोड करने, ये जो अपलोड करने वाली जो प्रक्रिया है ये बड़ी स्लो और स्लगिश होती है। डाउनलोड करना हो कोई मैटर तो बहुत फास्ट हो जाता है ना, लेकिन अपलोड करना है तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए 30 मिनट का हम आपको लेक्चर आपको देते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। अब जो हमने 1 घंटे का किया, 30 मिनट हम आज का हम लेक्चर ये आपको भेजेंगे यूट्यूब पर, और कल फिर हम इसी का सेकंड पार्ट 30 मिनट्स का दूसरा हम पार्ट हम भेजेंगे, है ना। और इसी तरह से हम 30 मिनट्स के लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट गेट अम्यूज कि सर इतना छोटे छोटे लेक्चर क्यों दे रहे हैं, 30 मिनट्स के क्यों दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। इतना ह्यूज लेक्चर एक साथ 1 घंटे का लेक्चर अपलोड होने में बहुत दिक्कत हो रही है। आई ट्राइड माई वेरी बेस्ट, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हमने देखा 30 मिनट का जब लेक्चर हम अपलोड करते हैं, इट टेक्स अराउंड 2 और 3 आवर्स, है ना। तो इसलिए 2-3 घंटे में अपलोड हो जाता है। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि हम जितना हो गया उसी को अपलोड करें, और नेक्स्ट डे उसका सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर फॉलोइंग योर स्टडीज़, योर सिलेबस एज वेल। और देखिए, हर बार जो हम आपसे रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेल। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खूब शारीरिक व्यायाम करिएगा, बिल्कुल भी अपने आप को आलसी ना होने दीजिएगा, है ना। अपने आप को हमेशा एक्टिवेटेड रखिए, है ना। आराम करिए, सोइए, खेलिए, कूदिए, सब कुछ करिए, पढ़ाई करिए, लेकिन अपने शरीर को ना भूलिएगा। खूब अपने आप को व्यायाम करते रहिएगा, चाहे जॉगिंग करिए, चाहे योग करिए, चाहे घूमिए टहलिए, कुछ करिए, शरीर को ज़रूर चलाइएगा। अजगर ऐसे पड़े ना रहिएगा, मगरमच्छ ऐसे पड़े ना रहिएगा, गेंडा ऐसे न पड़े रहिएगा, क्योंकि नहीं तो यही सब आपके शत्रु के, आपके शरीर के शत्रु बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है ए हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ मस्तिष्क केवल एक स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। तो अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, सेहतमंद रखना है, तो अपने शरीर को भी सेहतमंद आप रखिएगा, है ना। सो विद दीज वर्ड्स आई स्टॉप माई लेक्चर हियर, और फिर कल हम आपसे इसका हम अगला लेक्चर हम आपको भेजेंगे। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस, बाय।